विलेन चैप्टर में आज जो टॉपिक पढ़ना है उससे पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं। विलेन क्या होते हैं हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि विलेय और विलायक को मिलाने से विलेन बनते हैं। विलेन 9 प्रकार के होते हैं जिसमें विलेय विलायक की अलग अलग प्रावस्थाएं हो सकती हैं और विलेन की सांद्रता व्यक्त करने की विधियां भी बताई थी, जिसमें द्रव्यमान प्रतिशत में, आयतन प्रतिशत में, नॉर्मलता में, मोलरता, तीव्रता यानी ग्राम प्रति लीटर में और पीपीएम में। तो ये सब सांद्रता व्यक्त करने की विधियां हैं। विलयन की सांद्रता विभिन्न तरीक़ों से व्यक्त की जाती है। ये सब अगर डिटेल में देखना है तो पिछले वीडियो देखिए। और विलेयता क्या होती है, जैसे किसी विलायक में अधिकतम कितना विलेय मिला सकते हैं। एक निश्चित मात्रा में अगर विलायक लें तो मोल प्रति लीटर में विलेयता मापी जाती है। फिर हेनरी का नियम है, किसी द्रव में गैस की विलेयता यानी उस गैस का दाब समानुपाती होता है गैस में उस विलयन में उस गैस के मोल प्रभाज के, तो P बराबर KHX होता है। वाष्प दाब, किसी द्रव का एक निश्चित ताप पर कुछ न कुछ वाष्प दाब होता है तो उसको P0 से हम व्यक्त करते हैं। राउल्ट का नियम भी पढ़ा गया है, जिसमें बाइनरी सॉल्यूशन के लिए दो द्रव हैं A और B, उनकी जो वाष्प है वो वाष्प दोनों वाष्पशील है, इसलिए उनकी वाष्प का जो मिश्रण है उसका कुल दाब PA प्लस PB के बराबर है। और स्थिर क्वाथी मिश्रण ऐसे मिश्रण होते हैं जिनमें दो द्रव होते हैं, दोनों का अलग अलग क्वथनांक होता है लेकिन फिर भी उनका एक कॉमन यानी उनका एक ही जो है क्वथनांक होता है मिक्सचर का। तो ये एक विशेष कंपोजिशन में ऐसा होता है। और अणुसंख्य गुण भी पढ़ा है हम लोगों ने, जिसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये 4 अणुसंख्य गुण जो है होते हैं, जिसमें से एक को देखा गया था वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू एक्स विलेय, ये राउल्ट का नियम भी है। तो P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल टू एक्स विलेय यानी विलेय का मोल प्रभाज। तो ये जो टॉपिक्स यहाँ लिखे हैं ये सारी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 में ये 5वां पार्ट है। और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे आगे अणुसंख्य गुण सेकंड यानी दूसरा अणुसंख्य गुण पढ़ेंगे। तो अणुसंख्य गुण 4 होते हैं, जैसे पहला था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। फिर है क्वथनांक का उन्नयन, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे। हिमांक का अवनमन भी पढ़ेंगे और परासरण दाब भी है चौथा। तो 4 अणुसंख्य गुण पढ़ना है, जिसमें से एक पढ़ा चुके हैं और एक ये दूसरा क्वथनांक का उन्नयन आज पढ़ना है। लेकिन उससे पहले क्वथनांक को समझते हैं। क्वथनांक क्या होता है? तो क्वथनांक शब्द से सभी लोग परिचित हैं कि क्वथनांक वो ताप है जिस पर कोई लिक्विड उबलता है, बॉयल होता है। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे? वो ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, बाह्य दाब या वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। तो द्रव में वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के जब बराबर हो जाता है, एक्सटर्नल दाब के जब बराबर हो जाता है, तब उसमें की जो वाष्प है वो बाहर निकल आती है, यानी तब उसमें उसका द्रव ऊपर की तरफ इवापोरेट होता है, उड़ता है। जब तक वो वायु के अणुओं को पुश करके बाहर नहीं निकल आता है, जब तक वो क्वथनांक नहीं होता है। तो यहाँ हम वायुमंडलीय दाब लिख देते हैं, वायुमंडलीय दाब। तो कोई शुद्ध द्रव हो चाहे विलयन हो, सबका अपना अपना क्वथनांक होता है और क्वथनांक पर ही द्रव उबलता है, क्वथनांक पर ही उस द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। तो इस बर्तन में देखिए, इसमें नीचे द्रव है, ये द्रव है और इस द्रव में थर्मामीटर लगा दिया है। थर्मामीटर
टेम्परेचर नोट करने के लिए है और इसमें टेम्परेचर नोट किया जाएगा। अब द्रव वाष्पित होगा, जैसे इसको गर्म करेंगे इसका ताप धीरे धीरे बढ़ेगा तो वाष्प नीचे से ऊपर उठना चाहेगी, लेकिन ऊपर से वायुमंडलीय दाब यानी वायु के अणुओं का जो दाब है वो ऊपर से नीचे की ओर लगता है, तो वाष्प में इतनी ऊर्जा आ जाएगी कि वो वायुमंडलीय गैसों के अणुओं को पुश करके ऊपर ढकेल देगी, यानी उसके इक्वल जब हो जाएगी उस समय जो टेम्परेचर होगा वही उसका क्वथनांक होगा। तो क्वथनांक नापने के लिए थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है, जिसमें जो टेम्परेचर है, जो तापमापी है, इसमें टेम्परेचर हम नाप लेते हैं। तो प्रत्येक द्रव का कुछ न कुछ क्वथनांक होता है और क्वथनांक का उन्नयन आज हमें पढ़ना है। ये एक अणुसंख्य गुण है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ये इस बात पर निर्भर करती है कि इसमें कितनी मात्रा में विलेय घुला गया है, विलेय के कणों की संख्या क्या है, विलेय की कणों की संख्या पर निर्भर करता है। तो क्वथनांक का उन्नयन मतलब क्वथनांक में वृद्धि। अब जैसे हम कोई इस बर्तन में हमने शुद्ध द्रव या विलायक लिया है, ये शुद्ध द्रव है, तो इसमें जब हम गर्म करेंगे तो वाष्प दाब धीरे धीरे वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगी। वायुमंडलीय दाब 1 atm होता है, 1 atm। तो जब वो बराबर हो जाएगी तब हम कहेंगे कि इसका क्वथनांक आ गया। लेकिन इसमें विलेय मिला दिया है। विलेय क्या करेगा? वाष्प दाब को कम कर देगा। तो वाष्प दाब जब कम हो गई, वायुमंडलीय दाब के बराबर रही नहीं गई, तो क्वथनांक नहीं है होगा। फिर इसमें टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर क्वथनांक नहीं होगा। तो इसको हम गर्म करेंगे और ऊर्जा देंगे, तो गर्म होने पर उसमें और ऊष्मा जाएगी, तब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगी, तो इसका टेम्परेचर कुछ बढ़ जाएगा, यानी अब द्रव ज़्यादा ताप पर बॉयल कर रहा है, तो क्वथनांक में वृद्धि हो गई। इसे ही क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं। तो जैसे ही हम किसी शुद्ध द्रव या विलायक में कोई विलेय मिला देते हैं अवाष्पशील, तो उसके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो क्वथनांक का उन्नयन जो हम लोगों ने अभी समझा, इसको शब्दों में अगर लिखा जाए, इसको डिफाइन करके लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे कि शुद्ध द्रव यानी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य पदार्थ मिला देने पर उसके वाष्प दाब में कमी आ जाती है। चूँकि ये शुद्ध है विलायक, इसलिए उसके वाष्प दाब को हम P0 से लिख रहे हैं। तो P0 में कमी आ जाती है, यानी P0 यानी उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। यानी पहले P0 था लेकिन अब वो कम हो गया। अब कितना हो गया? अब उसको P मान लेंगे। P0 तो शुद्ध अवस्था में होता है, लेकिन जब विलेय मिला देंगे तो फिर वो P हो जाएगा। तो P0 ज़्यादा है और P0 कम है, तो अंतर क्या है? P0 माइनस P है। तो वाष्प दाब में कमी जो आती है वो कितनी है? P0 माइनस P है। तो ये जो वाष्प दाब में कमी आ जाती है, इसके कारण द्रव का जो वाष्प दाब है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं रह जाता। और इसी चीज़ को हम शब्दों में लिख रहे हैं कि वाष्प दाब में कमी P0 माइनस P आ जाने के कारण द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर करने के लिए, यानी इस कमी को दूर करने के लिए उसे गर्म करना पड़ता है। और जब गर्म करेंगे तो अतिरिक्त ऊष्मा देंगे, अतिरिक्त ऊष्मा देनी पड़ती है और इससे क्या होता है? अतः द्रव का के क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। तो द्रव का उन्नयन क्वथनांक का उन्नयन पढ़ रहे हैं हम लोग, और विलायक में विलेय, अवाष्पशील विलेय मिलाने के कारण ही क्वथनांक में उन्नयन होता है। ये एक अणुसंख्य गुण है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और ये दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्वथनांक का उन्नयन। जैसे जल है, जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है जल का बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन उसमें अगर कुछ चीनी, नमक, कोई भी चीज़ ऐसी मिला देंगे तो उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, 100 से भी ज़्यादा पर वो उबलेगा, यानी 101, 102 ऐसे कुछ बढ़ जाएगा। एक ग्राफ देखते हैं
इसमें एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर है और वाई एक्सिस पर वाष्प दाब है। तो जैसे एक बीकर में हमने जल लिया और जल को गर्म करेंगे तो उसका वाष्प दाब बढ़ता जाएगा और 100 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प दाब मैक्सिमम हो जाएगा, 1 atm के बराबर हो जाएगा क्योंकि क्वथनांक आ जाएगा। तो P नॉट 1 atm है, मैक्सिमम है बॉइलिंग पॉइंट पर। तो हम जो है वाष्प दाब पर एक पॉइंट लेंगे P नॉट, जो कि मैक्सिमम यानी बॉइलिंग पर है। तो ताप बढ़ने से वाष्प दाब बढ़ता है और ताप घटने से घटता है। तो कर्व कुछ ऐसे जाएगा, क्योंकि ये शुद्ध है, ये विलायक है, तो इसका वक्र ऐसे होगा, इस प्रकार का होगा। ताप घटने पे वाष्प दाब कम हो रहा है, बढ़ने पे बढ़ रहा है, लेकिन जहाँ पर T नॉट है वहाँ पर P नॉट है, यानी इस टेम्परेचर पर विलायक बॉयल हो रहा है, उसका वाष्प दाब मैक्सिमम है, वहाँ पर P नॉट है, ये शुद्ध है, इसका P नॉट है, 100 डिग्री सेल्सियस है इस समय बॉइलिंग पॉइंट विलायक का यानी जल का। अगर इसमें थोड़ा विलेय मिला देंगे तो वाष्प दाब कम हो जाएगा। पहले P नॉट था, अब कम होके देखो ये कितना हो गया, यहाँ पे आ गया, अब P हो गया। तो वाष्प दाब कम हो गया क्योंकि विलेय मिला दिया। अब इस वाष्प दाब को P नॉट के बराबर करने के लिए उसको गर्म करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ेगा, तब जा कर के वो P नॉट के बराबर पहुँचेगा। तो यहाँ पर ये विलयन है, जो दूसरा वक्र है ये विलयन का है। और विलयन में ये जितना हम रेड से दिखा रहे हैं, ये जो पार्ट है, ये अगर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे देखें तो जो डेल्टा टी है और डेल्टा पी है, यहाँ पर जो डेल्टा टी है और इधर जो डेल्टा पी है, वो दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, क्योंकि वक्र ये बता रहा है कि दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, यानी वो बढ़ रहा है तो वो बढ़ रहा है, डेल्टा पी बढ़ रहा है तो डेल्टा टी बढ़ रहा है। तो डेल्टा टी भी समानुपाती है डेल्टा पी के, और समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो क्या आएगा, इसमें हम डेल्टा पी नॉट से डिवाइड कर दे रहे हैं और पी नॉट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, सॉरी पी नॉट से डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों कर देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि P नॉट को K के साथ कंसीडर कर लेंगे तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, और डेल्टा P अपॉन P नॉट जो है ये राउल्ट के नियम से ये x विलेय के बराबर है, यानी विलेय के मोल प्रभाज के बराबर है। तो ये राउल्ट का नियम भी है एक अवाष्पशील विलेय के लिए। और इस प्रकार डेल्टा टी भी बराबर हो गया K डैश x विलेय, यानी विलेय का मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज बराबर होता है मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। लेकिन यहाँ नीचे जो डिनोमिनेटर में स्मॉल n है, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि विलेय की मात्रा बहुत कम है, बहुत तनु विलयन है, तो स्मॉल n डिनोमिनेटर से निगलेक्ट हो जाएगा। और इस प्रकार n अपॉन कैपिटल N हमने लिख दिया। अब n बराबर क्या होता है, W/m, यानी मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार। तो W/m और कैपिटल N को भी कैपिटल W बाई कैपिटल M, जो कि ऊपर चला जाएगा m। तो ये सूत्र आ गया, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू K डैश स्मॉल w इंटू कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। स्मॉल विलेय के लिए है, कैपिटल विलायक के लिए है। तो इसको हम ब्लू से दोबारा लिख रहे हैं जो इधर लिखा था। इसमें कैपिटल M विलायक का अणुभार है, वो नियतांक है, क्योंकि विलायक जो हमने लिया है इसको हम K डैश के साथ काउंट करेंगे, कंसीडर करेंगे, तो इसलिए इसको लेफ़्ट साइड में लिख दे रहे हैं K डैश के बगल में, और 1000 से मल्टीप्लाई 1000 से डिवाइड कर देंगे। और जितना हम लाल से घेरे में ले रहे हैं वो नियतांक है विलायक के लिए। तो यहाँ पर एक नया नियतांक आ गया KB। अब जो बाकी चीज़ बचती है वो हम लिख दे रहे हैं, और ये जो सूत्र बन गया है इसमें स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W, ये मोललता है। तो मोललता डेल्टा के बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोललता। तो ये दोनों सूत्र हैं, नीचे वाला भी ऊपर वाला भी,
इन दोनों का उपयोग करके न्यूमेरिकल लगेंगे। और इसमें दोनों में KB है। KB क्या है? KB है मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट है KB, और इसका उपयोग, इस फॉर्मूले का उपयोग न्यूमेरिकल लगाने में करना है, जिसमें डेल्टा TB क्या है? TB माइनस T0 है, यानी क्वथनांक में जो वृद्धि हुई है और पहले जो क्वथनांक था विलायक का, दोनों का अंतर जो है डेल्टा TB है। तो इसमें से अगर एक चीज़ नहीं मालूम है, बाकी चीज़ें मालूम है सूत्र में, तो न्यूमेरिकल लग जाएगा। अब इसमें जो मोलल उन्नयन स्थिरांक है, इसको एक बार फिर से देखते हैं। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे? तो इसको लिखने के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक को कैसे लिखेंगे, वो जो सूत्र नीचे लिखा हुआ है इसी को हम ऊपर फिर से लिख रहे हैं। और इसमें जब n बराबर 1 मोल है, यानी अगर विलेय 1 मोल है, अगर कोई हम एक्सपेरिमेंट करें जिसमें 1 किलो विलायक लें 1000 ग्राम और इसमें 1 मोल विलेय मिलाएं, तो 1 मोल विलेय मतलब स्मॉल n बराबर 1, यानी W/m 1 मोल है, और कैपिटल W 1000 ग्राम है। तो अगर ये सारी चीज़ें उसमें रखें तो डेल्टा TB बराबर हो जाएगा KB, यानी कि डेल्टा TB KB के बराबर, यानी KB क्या है? एक तरह का विशेष परिस्थितियों वाला डेल्टा TB है। तो इसीलिए हम इसको लिखते हैं कि जब 1 मोल विलेय 1000 ग्राम विलायक में मिलाते हैं तो क्वथनांक में जो वृद्धि होती है वही मोलल उन्नयन स्थिरांक है। तो जल के लिए KB का मान 0.52 केल्विन kg मोल इनवर्स होता है। ऐसे प्रत्येक विलायक के लिए कुछ न कुछ KB का मान होता है, क्योंकि प्रत्येक विलायक को पहले हम 1 किलोग्राम की मात्रा में लेकर के और 1 मोल अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य विलेय मिलाकर फिर उसके क्वथनांक में वृद्धि देखते हैं, तो वो KB का मान होता है, जिसको बाद में हम फिर इस्तेमाल करते हैं किसी भी प्रयोग में। तो KB को अगर डिफ़ाइन करना है तो हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे कि 1000 ग्राम विलायक में जब 1 मोल विलेय कैसा होना चाहिए? अवाष्पशील होना चाहिए, यानी वाष्पित ना हो, अवाष्पशील और विद्युत अनपघट्य हो, यानी उसके कण आयनों में न टूटे, वो आयनित ना हो, नहीं तो फिर सूत्र परिवर्तित प्रयोग करना पड़ेगा। तो 1000 ग्राम विलायक में जब कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य के 1 मोल मिला दिए जाते हैं तो विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे हम क्या कहते हैं? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो ये बहुत ही क्लियर हो गया है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है। ये विलायक के लिए एक नियतांक है और इसका मात्रक केल्विन किग्रा पर मोल है। इस सूत्र में अगर हम ये प्रयोग 100 ग्राम विलायक के साथ करें, 1000 ग्राम विलायक ना लेके 100 ग्राम विलायक लें, तो भी क्वथनांक में कुछ न कुछ वृद्धि होगी। तो वहाँ जो वृद्धि होती है उसको मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो 100 ही ग्राम विलायक ले करके जब एक्सपेरिमेंट करते हैं और वहाँ जब क्वथनांक में वृद्धि होती है तो पूरी डेफिनेशन सेम है, बस 1000 की जगह क्या है? 100 ग्राम है। तो 1000 ग्राम मतलब 1 किलोग्राम, लेकिन यहाँ पर 100 ग्राम विलायक का उपयोग किया गया है और पूरी डेफिनेशन सेम है। 100 ग्राम विलायक में जब कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य के 1 मोल मिला दिए जाते हैं तो विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है उसे K कहते हैं। तो इसे हम K से लिखते हैं और मोलल उन्नयन स्थिरांक को KB से लिखते हैं। यहाँ B फॉर बॉइलिंग से है, ये बॉइलिंग का कांस्टेंट है इसलिए B लिखा है। तो यहाँ पर सूत्र में बस इस 1000 की जगह 100 है और बिल्कुल सारी चीज़ें सेम हैं। W/m अगर 1 मोल होगा, कैपिटल W अगर 100 ग्राम लेंगे
तो यहाँ पर डेल्टा टीवी का मान जो भी आएगा वो के के बराबर होगा। तो ये मोलर या आणविक उन्नयन स्थिरांक है, इसकी भी डेफिनेशन पूछी जाती है एग्ज़ाम में। तो दोनों को ही डिफाइन कर सकते हैं, ज़रा सा अंतर है। जल के लिए इसका मान कितना होगा? जल के लिए इसका मान 5.2। तो यूनिट इसमें केल्विन, मोल इनवर्स 100 ग्राम। चूँकि यहाँ हम किग्रा नहीं लिख सकते क्योंकि एक किग्रा विलायक नहीं है, और यहाँ पर हम 100 ग्राम इसलिए लिख रहे हैं वहाँ। तो इसकी यूनिट ये है। तो ये दोनों में अंतर क्लियर हो गया कि Kb और K दोनों क्या होते हैं। अब इन दोनों की गणना करने के लिए हम एक और सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अगर हमें पता है तो भी हम निकाल सकते हैं इन्हें। दोनों सूत्रों में अंतर यही है कि उसमें Kb के लिए 1000 यूज़ फॉर्मूले में लिखा है और इसमें 100। तो R इंटू TB स्क्वायर, TB क्या है? बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, विलयन का क्वथनांक है, और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है डेल्टा H वेपराइजेशन। तो अगर ये सारी चीज़ें हमें पता है, इसमें TB क्या है? TB बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, और इस तरीके से अगर हमने किसी विलायक में विलेय मिलाया और हमें क्वथनांक उसका निकाल लिया, हमने TB निकाल लिया, फिर विलायक की गुप्त ऊष्मा निकाल ली विलयन की, तो इस प्रकार से हम Kb निकाल सकते हैं। R गैस स्थिरांक है, सारे मान रख के Kb निकाल सकते हैं, K निकाल सकते हैं। तो ये अणुसंख्य गुण जो सेकंड वाला है, क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक का उन्नयन हम लोगों ने अच्छे से समझा, और फिर भी अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो हमें कमेंट करके बताइए। अब जो तीसरा अणुसंख्य गुण है हिमांक का अवनमन, उसको पढ़ना है। लेकिन उसको पढ़ने के पहले देखते हैं हिमांक क्या होता है। हिमांक क्या होता है? जिस ताप पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित हो जाए, जम जाए। लेकिन इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे कैसे? वो ताप जिस पर कोई द्रव अपनी ठोस अवस्था के साथ साम्य में उपस्थित रहता है। ये क्या है? ये देखते हैं अभी ये क्या है कि द्रव अपनी ठोस अवस्था के साथ साम्य में कैसे उपस्थित रहता है। अर्थात जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, वो ताप उस द्रव का हिमांक कहलाता है। तो हिमांक की यही परिभाषा है, साइंटिफिक डेफिनीशन जिसे कह सकते हैं। और अगर हम कहें कि वो ताप जिस पर कोई द्रव जम जाता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है, तो ये बहुत ही एक सरल परिभाषा है। देखते हैं, इसको समझते हैं। ये एक पात्र है, बंद बर्तन है, इंसुलेटेड है दीवारें इसकी। इसमें हमने द्रव लिया है, द्रव मान लो जल है, और इसमें थोड़ी सी बर्फ़ भी है। तो इसके अंदर का ताप अगर 0 डिग्री सेल्सियस है और बाहर ऊष्मा ना जा रही है ना अंदर आ रही है, दीवारें कुचालक हैं बर्तन की, तो ना तो बर्फ़ गलेगी और ना जल जमेगा। यानी बर्फ़ और जल दोनों ही, यानी जितना वाष्प, जितने अणु ठोस पे जाएंगे जल से, उतने ठोस से जल में आएंगे, यानी साम्य अवस्था है। यानी अणु गतिक साम्य में है, यानी वेपर जो जा रहे हैं, यानी ठोस के वेपर और द्रव के वेपर दोनों का वाष्प दाब बराबर है। तो वेपर प्रेशर ऑफ जल बराबर वेपर प्रेशर ऑफ ठोस, बर्फ़ और जल का वेपर प्रेशर सेम है। लेकिन यदि इसमें हम विलेय मिला दें, अगर जल में थोड़ा सा चीनी नमक कुछ मिला दें, तो जल का वाष्प दाब कम हो जाएगा और अब ठोस के बराबर नहीं रह जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? यानी तब हिमांक नहीं, यानी 0 डिग्री सेल्सियस फिर अब हिमांक नहीं रह जाएगा। तो विलेय मिला देने पर फिर पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर नहीं जमेगा। तो हमें उसके बराबर लाने के लिए, यानी वाष्प दाब जो हमने जल का कम कर दिया, उसको ठोस के बराबर लाने के लिए ताप कम करना पड़ेगा। तो अंदर का टेम्परेचर जब कम करेंगे तो ठोस का टेम्परेचर कम होगा, तब वो उसके बराबर होगा। तो इसका मतलब अब जो है, अगर इसमें जल में थोड़ी चीनी या नमक कुछ मिला दिया तो वो
-1 डिग्री सेल्सियस या -2, यानी जिस हिसाब से मिलाएंगे उसमें उसी के अकॉर्डिंग तो हिमांक में कमी आ गई, हिमांक का अवनमन हो गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है, यानी हिमांक में कमी, इस बात पर निर्भर करती है कि विलेय के कितने कण विलयन में उपस्थित हैं, विलेय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। तो ये एक अणुसंख्य गुण है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसे, हिमांक का अवनमन। और जो बात हमने बताई है, अभी एक्सप्लेन की है, उसी को हम शब्दों में लिख रहे हैं। तो शब्दों में वही बात लिखेंगे कि जब किसी शुद्ध द्रव में अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, विलेय अवाष्पशील होना चाहिए, वाष्पशील नहीं होना चाहिए। तो अवाष्पशील मिला देते हैं तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है, और ये हमेशा ही ऐसा होता है, जब भी किसी विलायक में विलेय मिलाते हैं तो उसका वाष्प दाब हमेशा ही कम हो जाता है। और इसका वाष्प दाब उसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर करने के लिए, यानी हिमांक की स्थिति लाने के लिए उसको ठंडा करना पड़ता है, उसको और ताप नीचे लाना पड़ता है, ताप कम करना पड़ता है। तो ताप कम करने का मतलब है कि हिमांक का अवनमन हो गया। तो जो बातें अभी कर रहे हैं वही बातें शब्दों में भी, इन लाइनों में भी लिखी हैं, और मैं समझता हूँ ये बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि किसी भी शुद्ध द्रव में जब हम विलेय मिलाते हैं तो जितने ताप पर वो पहले जमता है उससे भिन्न ताप पर जमने लगता है, हिमांक उसका कम हो जाता है। इस ग्राफ में समझते हैं थोड़ा सा, एक्स एक्सिस पर ताप है, वाई एक्सिस पे वाष्प दाब है, और ताप बढ़ने पर वाष्प दाब बढ़ता है और घटने पे घटता है। अगर विलायक है तो ये विलायक में बीच में यहाँ पर जो कर्व में चेंजिंग है वहाँ पर वो ठोस में कन्वर्ट हो गया है, क्योंकि ठोस का वाष्प दाब तेज़ी से कम होता है, इसलिए उसमें बहुत स्टीप स्लोप है। तो विलायक का ताप कम होने पर वो एक टेम्परेचर पर आके जम जाता है, वही T0 हम लिख रहे हैं, और उसका प्रेशर P0 है। तो विलायक का जो ग्राफ है वो ऊपर से चला नीचे की तरफ, यहाँ पर बीच में आके जहाँ पर डॉटेड लाइन मिलती हैं वहाँ पर वो जम गया, विलायक ठोस में बदल गया। लेकिन अगर उसी विलायक में हम थोड़ा सा विलेय मिला दें तो उसका वाष्प दाब कम होके कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। तो P हो जाएगा मतलब अब उसका वाष्प दाब, यानी हमें उसके बराबर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसको और ठंडा करना पड़ेगा। तो कितना ठंडा करना पड़ेगा, यानी TF तक लाना पड़ेगा, और TF तक लाने का मतलब है कि उसके हिमांक में कमी आ गई। तो यहाँ पर डेल्टा P क्या है, डेल्टा P है P0 माइनस P, और डेल्टा TF क्या है, T0 माइनस TF है। तो यहाँ पर डेल्टा TF समानुपाती है डेल्टा P के, क्योंकि जो वक्र है उसको देखने से लगता है कि वो डेल्टा T बढ़ रहा है, TF बढ़ रहा है, तो डेल्टा P भी बढ़ रहा है। तो इसमें बिल्कुल जैसे अभी क्वथनांक के उन्नयन में हम लोगों ने देखा था, वहाँ पर P0 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके, वहाँ पे राउल्ट का नियम लगा करके, यानी डेल्टा P अपॉन P0 की जगह हम x विलेय लिखेंगे, और फिर n बाई कैपिटल N लिखेंगे, क्योंकि स्मॉल n निगलेक्ट है डिनोमिनेटर से। फिर n बराबर W बाई M होता है, तो स्मॉल n कैपिटल N दोनों के मान रखेंगे, और इस तरह से 1000 इस प्रकार m को लेफ़्ट साइड में लिख के हमने 1000 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया है। तो वहाँ पर एक नया नियतांक आ गया है KF, और बचता है W इंटू 1000 अपॉन M इंटू कैपिटल W। तो ये सूत्र है इसका हिमांक का अवनमन का, जिसमें जो डेल्टा TF बराबर KF इंटू मोललता, ये इधर का जितना पार्ट है, ये जो सर्किल में कर रहे हैं घेरा, ये जो है मोललता है। मोललता का सूत्र ऐसे ही होता है। तो दोनों सूत्र का प्रयोग हम करेंगे, और दोनों में ही KF है मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही है, यानी मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी वैसे ही है जैसे
मोलल उन्नयन स्थिरांक को पढ़े थे। तो मोलल अवनमन स्थिरांक KF है, और इसको भी ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 ग्राम विलायक लेते हैं, उसमें विलेय मिलाएंगे। कितना विलेय मिलाएंगे, 1 मोल मिलाएंगे। तो 1000 ग्राम विलायक में जब 1 मोल विलेय कैसा होना चाहिए, विद्युत अनमघट्य और अवाष्पशील होना चाहिए। तो ऐसा विलेय जब हम मिलाते हैं तो उसके हिमांक में जो कमी आती है, हिमांक में कमी कितनी आती है, डेल्टा TF। तो हिमांक में जो कमी आती है वही कमी क्या है, वही कमी है मोल अवनमन स्थिरांक। तो मोलल अवनमन स्थिरांक KF TF के बराबर है कंडीशनली, यानी एक शर्त में, कब, जब विलेय के मोल 1 हों और विलायक 1000 ग्राम हो, उस समय डेल्टा TF बराबर KF होता है। तो डेफिनीशन में वही चीज़ लिखी हुई है जो हमने बताया। इसका सूत्र जो नीचे लिखा है उसी को ऊपर लिख रहे हैं हम। और इसमें जो W/m है ये 1 मोल है, और कैपिटल W 1000 ग्राम है। तो 1000 ग्राम इसका मान रखने पर फिर डेल्टा TF बराबर KF हो जाएगा। तो डेफिनीशन भी यही कहती है कि डेल्टा TF बराबर KF होता है। तो किसी भी द्रव का हम पहले KF निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से अगर हम 1000 ग्राम विलायक के साथ ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो मोलल अवनमन स्थिरांक निकलता है। लेकिन अगर 100 ग्राम लें तो फिर मोलर अवनमन स्थिरांक निकलेगा। यहाँ देखते हैं जल का KF 1.86 केल्विन kg मोल इनवर्स होता है। तो ये जल के लिए लिखा हुआ है, और किताब में बहुत से विलायकों के KF के आंकड़े दिए गए हैं। तो KF को इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, जैसे KB को निकाला गया था, वहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट का यूज़ किया था, यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सूत्र बिल्कुल लगभग मिलता जुलता है। ये गलन की गुप्त ऊष्मा है, और TF फ्रीजिंग टेम्परेचर है, यानी हिमांक है, यानी जितने पे कोई विलयन जमता है। तो R क्या है, R गैस नियतांक है। तो ये सारी चीज़ें अगर पता हैं तो हम KF निकाल सकते हैं इस सूत्र से भी। और मैंने बताया कि अगर हम 1000 ग्राम विलायक के बजाय 100 ग्राम विलायक का यूज़ करें तो फिर उसे हम क्या कहेंगे, मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक। तो इसकी जो पूरी डेफिनीशन है वो बिल्कुल सेम है, बस केवल डिफरेंस कहाँ है, डिफरेंस केवल यही है कि विलायक वहाँ पर KF के केस में विलायक 1000 ग्राम है, यहाँ पर 100 ग्राम है। तो सूत्र में देखो यहाँ पर 100 है इस वाले में, और उसमें 1000 है ऊपर। तो ये जो राइट साइड में सूत्र हम लिख रहे हैं इसमें देखो ये KF का यूज़ है कांस्टेंट की जगह। अगर इसमें 10 से हम 1000 को अगर 100 × 10 लिखें, यानी 10 को KF के साथ मल्टीप्लाई करें तो उधर 100 लिख सकते हैं, और फिर KF × 10 की जगह एक नया नियतांक लिखेंगे, वो K होगा। यानी K बराबर, यानी KF × 10 की जगह हम K लिख रहे हैं। तो मोलर या आणविक अवनमन स्थिरांक में जो K लिखा जाता है वो KF × 10 की जगह है। तो अगर हमें KF पता है, जैसे जल का KF 1.86 है तो इसका K 18.6 हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस हम एक्सपेरिमेंट करने में कितना विलायक लेते हैं उसमें डिफरेंस है केवल। तो इसकी यूनिट है केल्विन मोल इनवर्स 100 ग्राम, और इसको भी उसी तरह फार्मूले से निकाल सकते हैं, बस इसके फार्मूले में यहाँ 100 होता है, K = RTF²/100 डेल्टा H फ्यूज़न। तो ये जो सारी बातें हैं ये इस हिमांक के अवनमन के संबंध में हुई,
ये तीसरा अणुसंख्यक गुण है। अब एक न्यूमेरिकल देखते हैं। 10 ग्राम ग्लूकोज को 150 ग्राम जल में घोला गया। इस विलयन का क्वथनांक 100.17 डिग्री सेल्सियस है। जल के लिए Kb की गणना केल्विन मोल इनवर्स मात्रक में कीजिए। तो यहाँ पर Kb की गणना करनी है। Kb और K दोनों निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए विलेय क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज कितना है, 10 ग्राम है। विलायक कितना है, 150 ग्राम है। तो सूत्र में Kb इंटू W इंटू 1000 अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। तो कैपिटल विलायक के लिए है, स्मॉल विलेय के लिए है। यहाँ डेल्टा Tb का मान कितना है, चूँकि विलयन का क्वथनांक 100.17 डिग्री सेल्सियस है, तो जल का क्वथनांक 100 होता है, तो डिफरेंस क्या है, 0.17 डिग्री सेल्सियस है। क्योंकि ग्लूकोज मिलाने से जल के क्वथनांक में वृद्धि हुई है, तो 100 होना चाहिए, लेकिन 100.17 है। तो 0.17 जो 0.17 है उतनी वृद्धि हुई, तो डेल्टा Tb का मान 0.17 रख दिया। और ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है, तो इसमें कार्बन 12×6 प्लस 1×12 प्लस 16×6 इस प्रकार सारे मान रखने पर इसका अणुभार 180 आता है। तो 180 इंटू कैपिटल W कितना है, 150 है। ये सारे मान रखने पर Kb का मान, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो Kb का मान कितना आएगा। Kb का मान जो आएगा वो केल्विन मोल इनवर्स किग्रा में आएगा। और Kb निकालने के बाद K भी निकालते हैं, जिसमें केल्विन मोल इनवर्स 100 ग्राम में वो आएगा। तो इसको सॉल्व करने पर Kb का मान आया 4590/10,000 1 2 3 4 0.459। तो Kb का मान 0.459 केल्विन किग्रा मोल इनवर्स। तो केल्विन मोल इनवर्स किग्रा या केल्विन किग्रा मोल इनवर्स ये Kb का मान है। तो Kb की गणना हमने कर दी है और उसके मात्रक में केल्विन मोल इनवर्स आया है। अगर K निकाले तो K बराबर Kb इंटू 10 होता है, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 4.59 आ गया। तो ये जो है इसका मात्रक है केल्विन मोल इनवर्स 100 ग्राम। तो इस प्रकार हमने Kb की गणना कर दी है इसमें, और K की भी गणना कर दी है, यानी मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल उन्नयन स्थिरांक और मोलर उन्नयन स्थिरांक दोनों की गणना कर दी है। और अब एक और अणुसंख्यक गुण बचा हुआ है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और तब तक अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए।